नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे और आप अपनी स्टडी को कंसिस्टेंटली रख रहे होंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बिना कंसिस्टेंट के आप प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। इसी के सिलसिले में हमारा कोशिश है, कोशिश नहीं 100% कोशिश है कि आपको कंप्लीट सब्जेक्ट, इवन अगर जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, एंथ्रोपोलॉजी को इंक्लूड करते हुए सारा सब्जेक्ट प्री कम्स मेंस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इवन आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर कंपेयर करेंगे तो शायद वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने भी लेक्चर्स देखे हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ठीक है, लेकिन वहाँ पर है ना, जो आपको रेलेवेंट चीज़ मिलना चाहिए देखिए रेलेवेंट है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 3 घंटे के लेक्चर में है ना 2 घंटे काम की और 1 घंटे इधर उधर में निकलता है, वो सबको पता है, ठीक है, इंगेजिंग बनाने के चक्कर में जैसे भी हो, ठीक है। तो कहीं न कहीं रेलेवेंट के साथ साथ आपका थोड़ा बहुत टाइम भी वेस्ट होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हमारा कोशिश है कि आपको कम से कम टाइम में बिल्कुल रेलेवेंट चीज़, बिल्कुल इफ़ेक्टिव चीज़ जो यूपीएससी के डिमांड है, उस चीज़ को फुलफ़िल करते हुए सारी चीज़ को कवर किया जाए, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर यहाँ पर रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग के साथ-साथ उस चीज़ को इतना कॉन्सेप्ट डेवलप करा दूँगा, है ना, जो आपको कहीं भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट चले जाइए, शायद नहीं अनेबल होंगे कराने में, ठीक है। तो मेरा कोशिश है आपको इंटरेस्ट भी जगाना, साथ में जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उस चीज़ को एक-एक करके कवर करना। और एक होता है सीक्वेंस, देखिए पढ़ाने का भी सीक्वेंस होता है, पढ़ने का भी सीक्वेंस होता है, ठीक है। बिना एक प्रॉपर सीक्वेंस के आप ना तो कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड, क्योंकि मैंने देखिए मेरा क्या है, मैं साइकोलॉजी में भी अच्छा खासा पकड़ बना रखा है। तो मुझे पता है कि माइंड जो है किस तरीके से किसी चीज़ को है ना कैच करता है और किस तरीके से वो अंडरस्टैंड करता है। तो हमें वो भी पता है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को डिलीवर करके देना है, ताकि आपके माइंड में जो है ना एक-एक चीज़ करके सेट हो जाए और कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। मेन चीज़ यही है, आपके अंदर अगर कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है तो समझिए कि आप उस सब्जेक्ट में एक दिन मास्टरी हासिल करेंगे, ये 100% श्योर है। तो इसी के क्रम में जो हमारा ये है एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है ना, यहाँ पर हम जो है क्लास 11th के एससीईआरटी का आप सर्च करेंगे, एससीईआरटी की बुक, ठीक है, क्लास 11th एंड 12th की आती है, ठीक है, जो कि उधर के साइड केरल साइड, असम, उधर तमिलनाडु है ना, उधर के साइड में जो है ज़्यादा ये बुक चलती है। तो उस बुक के जो 11th और 12th के एंथ्रोपोलॉजी है, ये आपका बिल्कुल फाउंडेशन बनाएगा। और देखिए किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए फाउंडेशन मस्ट है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए फाउंडेशन सबसे पहले बनाइए, तब जाके इंटरेस्ट भी जगेगा, कॉन्सेप्ट भी बनेगा और आप चीज़ों को रिलेट भी कर पाएंगे, चीज़ों को लिंक भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए हम इसमें जो है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे थोड़ा सा पहले बता दें। ये क्लास 11th का है, ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग, स्कोप एंड ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। फिर देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी के सीक्वेंस में करेंगे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स देखेंगे, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन, फॉसिल एविडेंस, प्राइमेट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ह्यूमन जेनेटिक्स, ये सब चीज़ें। फिर देखेंगे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब थर्ड टॉपिक मान लीजिए, ठीक है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसके अंदर हम बात करेंगे कल्चर,
उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। फिर सोशल इंस्टीट्यूशन देखेंगे, इसमें हम फैमिली, मैरिज, किनशिप, इन सब चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। फिर रिलीजन, मैजिक एंड साइंस, फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी देखेंगे, फिर इसमें हम मीनिंग स्कोप देखेंगे, टूल मेकिंग टेक्निक्स देखेंगे, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, इन सारे चीज़ों को एक एक करके डील करेंगे, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया के अंदर, ठीक है, उसको हम डील करेंगे। फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, जिसमें हम लैंग्वेज और कम्युनिकेशंस की बात करेंगे, लैंग्वेज फैमिली इन इंडिया, रोल ऑफ लैंग्वेज इन कल्चर, क्या क्या रोल है इन सारे चीज़ों में। फिर देखेंगे हम एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च मेथड क्या क्या है, उन सारे चीज इसके अंदर हम देखेंगे। आपका फील्ड वर्क एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन एंड टेक्निक्स, इथिक्स इन एंथ्रोपोलॉजी, फिर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर देखेंगे स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है ना, जो कि क्या करता है, जो कि आपको ग्रोथ को अफेक्ट करता है। फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में देखेंगे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे हम कंटेम्परेरी इशू इन एंथ्रोपोलॉजी, क्या है, कंटेम्परेरी इशूज इन एंथ्रोपोलॉजी। फिर ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया, उसकी चर्चा करेंगे। फिर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिजिनस पीपल, ऑब्वियस सी बात है, जो ट्राइबल पीपल है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्या है, एक तरह से इंडिजिनस पीपल है, ठीक है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर ट्राइबल वेलफेयर, उसके वेलफेयर के लिए, ठीक है, वेलफेयर के लिए क्या क्या पॉलिसी लाया गया है, ठीक है, और उसका इम्प्लीमेंट किस हद तक हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब शुरू करें हम टॉपिक 1 की, मतलब चैप्टर 1 की, जिसमें हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी। क्या है, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए इसमें जो है इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 1 मान लीजिए, ठीक है, चैप्टर 1 जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी। अब इसमें हम ज़्यादा समझाएंगे, लिखेंगे थोड़ा सा कम, आप जो है अपने तरीके से उसको नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आपको रिवाइज करने में सहायता मिलेगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका फ़ायदा ये होगा ना कि आप कीवर्ड्स में नोट बनाइएगा, ठीक है, कीवर्ड्स में नोट बनाएंगे तो आपको काफ़ी बाद में जो है कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो है, सबसे पहले बात समझेंगे एंथ्रोपोलॉजी जो है ये है क्या, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, अब मान के चलिए आप देखिए दुनिया है ना, दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, कुछ लोग जंगल में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है, कुछ बड़े बड़े महलों में रहते हैं, है ना, सबकी जिंदगी का तरीका क्या है, अलग अलग है कि नहीं है, उसके रहन सहन का तरीका, भाषा अलग अलग है, सोचने का अंदाज अलग अलग है, सबकी सोच भी डिफरेंट है, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है। अब देखिए इन सारे तमाम चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं, होलिस्टिक स्टडी, ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी इसी चीज़ को कहते हैं, ठीक है, मतलब एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है जो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करता है, ठीक है, इसी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ ह्यूमंस इन होलिस्टिक वे, इन अ स्पेस एंड टाइम, इस टाइप से। तो ये चीज़ है। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से मैं बोलूँ तो ये इस तरीके से बोल सकता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ का, ह्यूमन बीइंग्स की, उनके ओरिजिन्स की, डेवलपमेंट की और कल्चर की, ठीक है, इन सब चीज़ों की स्टडी है। तो एक तरीके से कह सकते हैं होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है वह आपका एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। इसमें देखिए ये सब्जेक्ट जो है समझने की कोशिश ये करता है, या इसमें हम क्या क्या चीज़ डील करते हैं तो समझिएगा। इंसान है ना, उसका इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है, यानी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर डेवलप कैसे हुआ, ठीक है, डेवलप कैसे हुआ, फिर जो है अलग अलग साइंस में लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी में लोग जो है क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से जीते हैं। तो इसमें हम सोसाइटी के
सोसाइटी भी हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज जो है ना एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम डील करते हैं। अब बात करेंगे ओरिजिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वर्ड जो है कहाँ से आया है। ठीक, ये वर्ड जो है, ये वर्ड कहाँ से आया है तो समझिएगा, ये वर्ड जो है ना दो वर्ड से आया है। एक तो एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस, ठीक है, एंथ्रोपोस, और दूसरा है लोगोस। ठीक है, समझिएगा, एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन। क्या है इसका मतलब है ह्यूमन, समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब हो गया ह्यूमन। और लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। क्या हो गया, लोगोस का मतलब स्टडी हो गया। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी सिंपल भाषा में अगर बोलूं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स का स्टडी। क्या है, ह्यूमन बीइंग्स का स्टडी। यहाँ देखिए ह्यूमन और स्टडी, यानी कि ह्यूमंस की जब स्टडी करते हैं, ठीक है, ह्यूमंस की जब स्टडी करते हैं, ठीक है, उसी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है यही है आपका एंथ्रोपोलॉजी। अब बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है, स्कोप की, किसकी, एंथ्रोपोलॉजी का जो है स्कोप अगर देखेंगे, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी की स्कोप की, तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी यानी किस किस क्षेत्र में यहाँ हम इसका स्कोप देखेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप बहुत ब्रॉड है, ये सबको पता है और आपको भी पता होना चाहिए। ये इंसान के बारे में सब कुछ कवर करता है, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स, मतलब समझिए जब क्या कहते हैं जादूगरों के टाइम होते थे, ठीक है, उससे भी पहले की है ना से लेके आज के जो मॉडर्न मानव्स है, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी सारे तमाम चीज़ों को स्टडी करता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देखिए इसके अंदर जो है हम देखते हैं फिजिकल बॉडी, फिजिकल चीज़ों की स्टडी करते हैं, फिजिकल बॉडी कह लीजिए। ठीक है, क्या है, फिजिकल बॉडी को भी स्टडी करते हैं। फिर कल्चर क्या है, ठीक है, कल्चर की स्टडी करते हैं। फिर उसके बिहेवियर, जो ह्यूमन की बिहेवियर होता है उसकी स्टडी करते हैं। फिर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस है तो वहाँ पर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है, उसकी स्टडी करते हैं। फिर लैंग्वेज, इंसान है वो बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस की भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर सोशल स्ट्रक्चर, इंसान है तो उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, सोशल स्ट्रक्चर होती है, उसकी भी स्टडी करते हैं। क्लियर है, सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक, समझे कि नहीं समझे, तो ये सारे चीज जो है एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें, किसकी, ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ब्रांच है, तो एंथ्रोपोलॉजी है ना अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है। जैसे मेन पार्ट्स जो है कितने, 4 मान सकते हैं, बाकी और भी बहुत सारे उसके सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेन जो है आपके 4 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम पहली बात करेंगे फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, दूसरे में हम बात करेंगे, अब देखिए फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है ये ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है। क्या करता है, स्टडी करता है, कैसे इंसान मंकी से ह्यूमन बना, उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, हमारी बॉडी फीचर्स अलग अलग रीजन में क्यों अलग अलग होता है। ठीक है, फिर उसके स्किन कलर, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, ये जो है डिफरेंट होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज जो है ना बिकॉज इसी के अंदर हम करेंगे फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक्स क्या का रोल क्या है। ठीक है, जेनेटिक्स का रोल क्या है, तो इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे अब अफ्रीकन लोगों का स्किन कलर जो है उनके क्लाइमेट क्या कहते हैं, क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, डार्क होता है, समझे, तो वैसा ही क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर है, इसलिए वहाँ के लोगों का कलर ब्लैक और डार्क होते हैं। ठीक है, फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर देखेंगे, दूसरा जो है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है, ठीक है, इसमें जो हम देखते हैं कि इस ब्रांच में हम लोगों के कल्चर को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, कल्चर की स्टडी करते हैं, लोग कैसे रहते हैं, उनके बिलीफ्स क्या है, रिलीजन, मैरिज, फैमिली सिस्टम,
का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ हम स्टडी करते हैं। ये हमें इस चीज़ को स्टडी करने में हेल्प करता है कि उसकी कल्चर अलग अलग है तो क्यों है, ठीक है। फिर लेकिन सबके जो है पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। क्या होता है, जितने भी कल्चर्स है उसके अलग होने का या जो भी है, ठीक है, उनके एक लॉजिक होते हैं। क्या होते हैं, लॉजिक होते हैं। क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, इंडिया में अरेंज मैरिज होता है, ठीक है, ये कॉमन है, कॉमन बात है। हर लगभग लगभग मैक्सिमम जगह क्या बोलते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन यूएसए में देखेंगे तो लव मैरिज ज़्यादा होती है। समझे कि नहीं समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कल्चर का पार्ट है। क्या है, कल्चर की पार्ट है। अब बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। किसकी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जो है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम इस ब्रांच में देखेंगे कि पास्ट का स्टडी, ठीक है, किसकी, पास्ट की स्टडी। अब समझे कि नहीं समझे। जैसे कि टूल्स, पोर्ट्री, बोन्स या पुरानी बिल्डिंग्स, ये ब्रांच है ना, ये बताती है कि पुराने लोग कैसे रहते थे। हम एक्सकावेशंस करते हैं, जमीन खोद के पुरानी चीज़ों की क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, तब जाकर उसकी स्टडी करते हैं। तो इसी को हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब समझें, यहाँ पर जो है जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिला है। जैसे ड्रेनेज सिस्टम, है ना, वो ड्रेनेज सिस्टम से ये पता चलता है ना कि लोग कितने एडवांस थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ के सिस्टम से ये साफ साफ दिख रहा था कि वहाँ के लोग भी क्या थे, एडवांस थे, ठीक है। अब देखिए अब आता है लिंग्विस्टिक, चौथा ब्रांच जो है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, इस ब्रांच के अंदर में हम क्या क्या देखेंगे, लैंग्वेज कैसे बनी, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज बनने के पीछे रीजन क्या है, लैंग्वेज का कल्चर से क्या रिलेशन होता है। फिर इंडिया में कितनी लैंग्वेज है, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं तमिलनाडु, तमिल जो है एक एंशियंट लैंग्वेज है जिसका कल्चर से डीप कनेक्शन है। मतलब तमिल तमिल जो है कहीं ना कहीं कल्चर से क्या है, उसका कनेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखने को मिलेगा, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। क्या है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी मतलब आपने एक एक और मॉडर्न ब्रांच है, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी का एक अलग ब्रांच है, ठीक है ना, ये भी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि चीज़ों को अप्लीकेशन, मतलब समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ है उसका अप्लीकेशन है, तो वो अप्लीकेशन वाला पार्ट जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसी को हम कहते हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इसमें इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, क्योंकि आपने देखिए थेरेटिकल चीज़ें देख लिया, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में ही सीखने को मिलता है, ठीक है। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में यही सब चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, किस तरीके से सॉल्यूशन हमें किसी चीज़ का मिल सकता है, वो आपको अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी ही बताता है, ठीक है। जैसे कि किसी विलेज में हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करता है, वहाँ की कल्चर स्टडी करता है और उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन बन सकता है वो सजेस्ट करता है, ठीक है। तो यही तो है। फिर ट्राइबल कम्युनिटी को अगर देखेंगे, समझने में काफ़ी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर रिसर्च करती है और है ना, उस रिसर्च के बेसिस पर है ना हमें उसकी क्या कहते हैं, उसकी कल्चर, उसकी जो है क्या कहते हैं कम्युनिटी का प्रॉब्लम्स जो है उसको समझने में मदद करती है, और जब समझने में मदद करेगी तो उसकी सॉल्यूशन भी आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सब तो ब्रांच था किसकी, एंथ्रोपोलॉजी की अलग अलग, ठीक है। तो हमने 4-5 ब्रांच देखे हैं एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है। अब बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, फायदा क्या है, व्हाई इट इज एसेंशियल टू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज द एसेंशियलिटी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सो इसमें हम देखेंगे कि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, क्लियर। अब देखिए जैसे एंथ्रोपोलॉजी हमें ये बताता है कि दुनिया के अलग अलग लोग कैसे रहते हैं और हम सब में
क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। सिमिलैरिटी होगी और डिफरेंसेस होती है, ठीक है। तो इस चीज को समझने में हमें एंथ्रोपोलॉजी ही क्या कर सकता है, बता सकता है, ठीक है। फिर बात करेंगे दूसरी, ये तो पहली बात हो गई ना कि जो अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग, अलग अलग रीजन के में जो है डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी है, उस चीज को समझने में एंथ्रोपोलॉजी हमें मदद करता है। एंथ्रोपोलॉजी हमें, ठीक है, डिफरेंशिएट करने में या सिमिलर करने में क्या करता है, क्योंकि उसकी स्टडी के थ्रू ही पता चलेगा ना ये चीज। दूसरी बात है प्रिजुडाइज कम होता है, ठीक है। अब देखिए जब हम दूसरे कल्चर्स को समझते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, रेस्पेक्ट बढ़ता है, ठीक है। क्या करता है, क्या होता है, रेस्पेक्ट बढ़ता है। जैसे कास्ट हो गया, रेस हो गया या रिलीजन के बेसिस पर बायस कम होता है, ठीक है। बेसिस पर बायस कम होता है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि मैंने क्या बोला, प्रिजुडाइज कम होता है, प्रिजुडाइज कम होता है, ठीक है। अब देखिए इसका रीजन क्या है, कि इसका रीजन ये है कि अगर एंथ्रोपोलॉजी आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो दूसरे कल्चर को नहीं समझेंगे, ठीक है। आप मतलब स्टडी के थ्रू ही तो किसी और को समझ सकते हैं ना। जब किसी को नहीं समझेंगे तो डायरेक्ट आप जज करने लग जाएंगे, अरे ये इसकी कल्चर तो बेकार है ना, समझ रहे हैं ना। ये सब चीजें हैं। तो आप देखिए, आप में क्या होना चाहिए कि उसको पहले समझो, उसकी स्टडी करो, उसकी लॉजिक को समझो कि अगर कोई कल्चर किसी चीज को फॉलो करता है तो क्यों करता है, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो वो चीज जो है ना कुछ लॉजिक बताता है, जिसके वजह से वो चीज होता है सोसाइटी के अंदर, क्लियर है। तो वो चीज जो है ना आपके अंदर एक ईगरनेस पैदा करता है, एक जो है ना जिजीविसा पैदा करता है, जिसके थ्रू आप उसकी रेस्पेक्ट को, आप उसकी डिग्निटी को समझते हैं, क्लियर है। तो ये चीज है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर जो है ना एक रेस्पेक्ट की भावना क्रिएट कर देता है, ठीक है। तीसरी बात जो है आपकी ग्लोबल सिटीजनशिप, समझ रहे हैं। हम सिर्फ अपने कल्चर तक लिमिट नहीं रहते हैं, बल्कि ग्लोबल सोच डेवलप करते हैं, ठीक है। ये किसके थ्रू पॉसिबल है, एंथ्रोपोलॉजी के स्टडी के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात, समझ गए, मतलब ग्लोबल सिटीजन समझ सकते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। और चौथी बात जो है आपका पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होती है। क्या है, पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग में काफी हेल्प होती है। अब देखिए आप एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ेंगे तो ट्राइबल हो या फिर अलग अलग कल्चर्स है, ठीक है, या उसकी प्रॉब्लम्स है या किसी भी तरह का है ना, उसकी डीप स्टडी है, ठीक है। जब तक ये चीज नहीं होगी तो उसकी प्रॉब्लम्स कैसे समझेंगे, और जब प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाएंगे तो पॉलिसी हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग में काफी हेल्प मिल जाता है, ठीक है। चलिए ये सब है। तो कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट जब ट्राइबल या बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए पॉलिसी बनाती है तो एंथ्रोपोलॉजी उनके कल्चर, उनके नीड्स, ठीक है, समझ के ही क्या करता है, पॉलिसी बनाता है। समझे कि नहीं समझे, ये सारी चीजें हैं जो कि हमें काफी हेल्प करता है इन सब चीजों को समझने में, ठीक है। अब देखिए कुछ जो है चीजें हैं जो समझना जरूरी है। अब मैंने क्या क्या समझा, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ठीक है, जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है। फिर कल्चर क्या है, रहन सहन और जो उसके बिहेवियर है, विचार है, ठीक है, जीवन शैली है, वो सारे चीज कल्चर है। क्या है, वो सारी चीज कल्चर है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बॉडी और इवोल्यूशन का स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं, बॉडी और इवोल्यूशन का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर, कस्टम्स और बिलीफ्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पास्ट के टूल्स और जो भी सामग्री का स्टडी है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में उस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में भाषा, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का स्टडी करते हैं, किसकी, कम्युनिकेशन की स्टडी करते हैं। फिर आपका अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है। क्या है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या देखा है, जो एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली उसका यूज कहाँ है, उसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है, उसका यूज हम कैसे करेंगे, इन सब चीजों को क्या करते हैं हम, वो आपका अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी किसी भी चीज का प्रैक्टिकल यूज क्या है, ठीक है। फिर इवोल्यूशन है ना, जैसे मंकी से ह्यूमन बनने का क्या प्रोसेस रहा है,
तो ये सब चीज जो है आपका इवोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं। फिर इथनोग्राफी, तो इथनोग्राफी एक कल्चर्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है इथनोग्राफी है। क्या है? इथनोग्राफी है। समझे कि नहीं समझे? ये सारे चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है और समझना जरूरी है। ठीक है, समझे कि नहीं? अब जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए। ठीक है, कभी भी मुझे लगेगा या फिर मेरा नजर जाएगा, ठीक है, तो जरूर से मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा कोशिश है कि आपको चीजों को आसान तरीके से पेश कर दिया जाए, जिससे कि आपको चीजें बिल्कुल समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब बात करेंगे ह्यूमन ओरिजिन और उसका इवोल्यूशन की। ठीक है, क्या है? ह्यूमन ओरिजिन और उसका इवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, है ना, ह्यूमन ओरिजिन क्या है? ह्यूमन ओरिजिन समझिएगा, ह्यूमन ओरिजिन। ठीक है, यानी कि और कह सकते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ है और क्या कहते हैं, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, उस चीज के हम यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो इवोल्यूशन समझना जरूरी है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे बदलाव आना। ठीक है, क्या आना? धीरे धीरे बदलाव आना किसी चीज का, है ना, चेंज। ठीक है, एक लंबी समय में, है ना, एक लंबे समय में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स का कैसे डेवलप होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये इवोल्यूशन ही तो है। क्या है? इवोल्यूशन है। जैसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे छोटी छोटी सेल्स था, जैसे जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फिर जो है एनिमल डेवलप हुआ उससे, फिर मंकी आए, फिर फाइनली इंसान बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, आज के मॉडर्न ह्यूमंस जो है कहाँ से डेवलप, उसकी इवोल्यूशन कहाँ से हुई? कहीं से तो हुआ होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं कि किस तरीके से कोई चीज आया। तो स्टार्टिंग में छोटी छोटी सेल्स होते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको कहते हैं। फिर वहां से जो है एनिमल डेवलप हुए। ठीक है, फिर एनिमल से, जैसे मान के चलिए मंकी भी एक तरह का एनिमल है। ठीक है, वहां से फिर जो है फाइनली इंसान हुआ। ठीक है, और इंसान आज के डेट में जितना डेवलप माइंड से है, बॉडी से है, ठीक है, तो उतना किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी स्पेसिस का नहीं होता है। ठीक है, ये चीज है ना। फिर देखिए एंथ्रोपोलॉजी का इवोल्यूशन को क्या कहते हैं, साइंटिफिक वे में समझना जरूरी है, स्पेशली चार्ल्स डार्विन के थ्योरी के थ्रू। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है उसको, उसके थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। तो समझिए चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन समझिएगा, WIN, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। अब देखिए चार्ल्स डार्विन और नेचुरल सिलेक्शन, एंड नेचुरल सिलेक्शन, NS लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। अब देखिए चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, TONS, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब देखिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट फिट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इन कोई भी ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट फिट होते हैं, वही सरवाइव करते हैं। कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑफ द, इस टाइप से कुछ कहते हैं, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल। ठीक है, यही है मतलब जो इन्वायरमेंट में फिट है वही सरवाइव कर पाएगा, ऐसा। ठीक है, और अपने जीन्स, है ना, आगे ले जाते हैं, समझे, तभी जाके उसकी जीन्स भी क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि मान के चलिए अगर इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं है तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, जब सरवाइव नहीं कर पाएगा तो अपने जीन्स कैसे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये बात है। उसके बाद तो ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ हमने देख लिया किस चीज की, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। ठीक है,
तो इंसान अभी भी धीरे धीरे क्या होता, मंकी जैसे एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब ह्यूमन इवोल्यूशन के स्टेजेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि जो इंसान है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और ये कुछ इम्पोर्टेंट उसके जो स्टेजेस हैं वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात जो है, ठीक है, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रोलोपिथेकस, मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, थोड़ा सा पिथेकस, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, स्पेलिंग में बोल देता हूँ, AUSTRO, AUSTR, ऑस्ट्रा, लो, LOPITHECUS, ऑस्ट्रा, ऑस्ट्रा, ठीक है, ऑस्ट्रालोपिथेकस, ऑस्ट्रालोपिथेकस, है ना। अब देखिए, यहाँ अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले ऐप जो है, ठीक है ना, ऐप लाइक ह्यूमंस आए। क्या है, ऐप लाइक ह्यूमंस आए, ऐप लाइक ह्यूमंस, ठीक है, ऐप लाइक ह्यूमंस आए। ठीक है, अब वहां से छोटी छोटी क्या कहते हैं, ब्रेन जो है छोटा होता था। जब ऐप लाइक ह्यूमंस होते थे तो उसकी ब्रेन जो है छोटा होता था। ठीक है, और दो पैर से चलने लगे। क्या है, दो पैर से चलने लगे। ठीक है, फिर अब आया यहाँ से ऑस्ट्रालोपिथेकस से होमो हेबिलिस आया। क्या आया, होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस, ठीक है, होमो हेबिलिस आए। ठीक है, अब देखिए होमो हेबिलिस से हैंडीमैन बन गया। क्या बन गया, हैंडीमैन, मतलब हाथ भी डेवलप हो गया, हैंडीमैन, क्लियर है, हैंडीमैन। अब जो है हैंडीमैन जब डेवलप हुए, टूल्स बनाना शुरू कर दिया या कुछ कुछ चीजें बनाना शुरू कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो हैंडीमैन हो गया। अब बात करते हैं, अब यहाँ उसके बाद जो है आया होमो इरेक्टस। क्या आया, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस आया। अब देखिए, जब होमो इरेक्टस आया, थोड़ा सा इस पे स्पेस कम है, तो आप अपने कॉपी में ना ये सीक्वेंस में लिखते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होमो इरेक्टस आया, तो होमो इरेक्टस में सीधा क्या किया, चलना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, चलना, सीधा चलना, मतलब जो पहले था ना वो झुक के चलता था। ठीक है, या फिर कंप्लीट स्ट्रेट नहीं होता था, अब जो सीधा चलना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर से आ, फिर जो है उसने क्या, फायर का यूज हुआ इस टाइप से, है ना। फिर उसके बाद आता है आपका वो होमो सेपियंस। क्या आता है, वो होमो सेपियंस आता है, क्लियर है, होमो सेपियंस। ठीक है, अब देखिए होमो सेपियंस जो है मॉडर्न ह्यूमन के एंसेस्टर है। क्या है, जो अभी का ह्यूमन बीइंग है उसका एंसेस्टर आप कह सकते हैं होमो सेपियंस है। क्या है, होमो सेपियंस है, यानी कि ज्यादा स्मार्ट। ठीक है, होमो सेपियंस जो है काफी स्मार्ट, और है ना, जो एंसेस्टर है किसका, ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन के। ठीक है, तो उसको कहेंगे होमो सेपियंस। अब उसके बाद आता है होमो सेपियंस के बाद होमो सेपियंस सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा, आज के हम सब डेवलप ब्रेन है, कल्चर है। ठीक है, तो ये जो आज का टाइम है, या आज का जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, क्या है, आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस है। ठीक है, यानी कि मॉडर्न टाइम, जिसके पास ब्रेन भी है, मतलब ब्रेन तो है ही, साथ में डेवलप्ड ब्रेन है। क्या है, डेवलप्ड ब्रेन है। ठीक है, उसकी कल्चर है, उसकी लैंग्वेज है, हर चीज है, उसी को हम होमो सेपियंस सेपियंस कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई इशू है तो बताइए, यहाँ तक अगर किसी तरह का इशू है तो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखिए, इस प्रोसेस को अभी तक जो आपने प्रोसेस देखा है, ठीक है, इन सारे प्रोसेस को लाखों साल में कंप्लीट हुए, और हर स्टेज में ह्यूमंस ज़्यादा स्मार्ट धीरे धीरे बढ़ता गया, स्मार्टनेस जो है धीरे धीरे बढ़ता गया, सोशल और एडेप्टेबल क्या एडेप्टेबल बनते गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में
लाखों के लाखों साल लग गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट में क्या मतलब फ़र्क है और उसमें क्या एक तरह से लिंकेज है। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी ठीक है, और अदर डिसिप्लिन के साथ या फिर अदर सब्जेक्ट के साथ जो है क्या अंतर है। ठीक है, अंतर सिमिलैरिटी क्या क्या है तो समझिएगा। ठीक है, तो देखिए लोग अक्सर इस चीज से कंफ्यूज हो जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और साइकोलॉजी के बीच में मतलब जो डिफरेंस है ना या फिर सिमिलैरिटी है कई बातों को लेकर, वो चीज़ें इन सब चीज़ों से लेके काफ़ी कंफ्यूज रहता है। तो इसी चीज़ को हम इजी तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है ह्यूमन का, ठीक है, जो फिजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट है उसकी स्टडी करता है। क्या करता है? जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है उसकी फिजिकल भी, ठीक है, फिजिकल भी और, ठीक है, और कल्चरल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है उस चीज की स्टडी करता है किसकी? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जो एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज स्टडी करते हैं। तो इसमें बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके कल्चर, लैंग्वेज, टूल्स, टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज जो है स्टडी करते। क्लियर है? अब देखिए सोशियोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, सोशियोलॉजी की, ठीक है, तो सोशियोलॉजी में जो है आज की सोसाइटी और सोशल रिलेशन उसकी स्टडी करते हैं। आज की सोसाइटी और सोशल रिलेशन जो है उसकी स्टडी करते हैं। और इसमें फोकस एरिया की अगर बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हैं, फैमिली पढ़ते हैं, कास्ट पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों की हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर है? अब हिस्ट्री का अगर बात करो, ठीक है, इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में हम देखते हैं पास्ट इवेंट्स क्या क्या थे उनकी स्टडी करते हैं, किंग्स की स्टडी करते हैं, कैसे कैसे वार्स हुए, उसकी क्या प्रोसीजर था, उस क्यों हुआ, सारे रीजन्स पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स क्या था, उन सारी चीज़ों को हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें अगर एरिया की बात करें तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एंशियंट, मॉडर्न, मिडाइवल, इस टाइप से पढ़ते हैं ना, तो इसको भी हम टाइम बॉन्ड मैनर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि इस पीरियड से इस पीरियड एंशियंट, उसमें भी टाइम डिवीजन है, एंशियंट में भी अलग अलग टाइम है, उसकी डिवीजन है। ठीक है, फिर साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में हम देखते हैं ह्यूमन का ब्रेन और बिहेवियर। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन और बिहेवियर है जब उसकी स्टडी करते हैं तो कहीं न कहीं क्या है, वो साइकोलॉजी की स्टडी है। क्या है? साइकोलॉजी की स्टडी है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक आपने जितना भी चीज़ देखा है, कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एंथ्रोपोलॉजी का ही एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि जितने भी चीज़ आपने देखा है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी देखा है, ठीक है, सोशियोलॉजी देखा है, हिस्ट्री देखा है ना, फिर और भी इकोनॉमिक्स, ठीक है, मेडिसिन, जितने भी चीज़ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन से रिलेट करता है, तो कहीं न कहीं लिंकेज तो है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना। समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए। तो एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये पूरे ह्यूमन लाइफ को पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हर एंगल से देखता है। ठीक है, एवरी एंगल, ठीक है, ईच एंगल को कवर करता है एंथ्रोपोलॉजी। और एक चीज मैंने और समझाया, जितने भी सब्जेक्ट आप देखो, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंथ्रोपोलॉजी से लिंक होता ही है। कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे जिसके वजह से उसके
नाम अलग हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज जो है समझना जरूरी है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की अगर बात करें तो यहाँ जो है कल्चरल रिलेटिविजम्स, क्या है, कल्चरल रिलेटिविजम्स। अब समझिएगा, ये जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, ठीक है, रिलेटिविज्म है ना, तो हर कल्चर को उसके एंगल से समझो, ये चीज जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर उसके उसके एंगल से नहीं समझेंगे तो वहां पर जो है ना थोड़ा सा आपके प्रिजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन टाइप से आप वो करेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कल्चरल रिलेटिविज्म, इसी चीज को, ठीक है, अब यही चीज जो है आपको समझाएगा कि एक कल्चर है और दूसरा कल्चर है, तो उसके बीच का क्या मतलब एक रिलेटिव स्टडी है, ठीक है। तो उसकी जब रिलेटिव स्टडी होती है तो उसी को हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। अब इसका मतलब तो लगभग लगभग आपको समझ आ गया हो गया। मतलब ये है हर कल्चर अपने कंटेक्स्ट में सही होता है, किसी दूसरे कल्चर को अपने नजरियों से जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए अब एक ट्राइबल कल्चर है और एक हम लोग की कल्चर है, ठीक है। तो मान के चलिए हम लोग एक मेन स्ट्रीम में आते हैं, ठीक है, तो हमें लगेगा, ठीक है, कि ट्राइबल का जो कल्चर है बेकार है, उसके बेसिस पे हम उसको जज करने लग जाते हैं कि वो जो है एक क्या कहते हैं बहुत नीचे है, ठीक है। इस टाइप से मतलब एक प्रिजुडाइज और स्टेरियोटाइप और क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन टाइप की फीलिंग बना लेते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए हर चीज को समझना जरूरी है। और जब इसको समझेंगे, क्योंकि देखिए हर किसी का कल्चर का जो है ना अपनी जगह पे उसकी क्या है सही है, मतलब समझे कि नहीं, तो ये चीज है। अब देखिए तो ये है ना हर मतलब रिलेटिव स्टडी करनी चाहिए, रिलेटिव हमें क्या को रिलेट करना चाहिए। अब यहाँ सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ इस चीज को। मान के चलिए अगर एक ट्राइबल जंगल में रहता है, ठीक है, मतलब जो ट्राइबल लोग हैं क्या है जंगल में रहता है, ठीक है, बिना कपड़ों के रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, ठीक है, समझे कि नहीं, है ना, वो उनका कल्चर है और उनकी नीड्स के हिसाब से सही है, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी हमें सिखाता है या फिर हमें डील करने का मौका देता है कि हर कल्चर का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कल्चर रिस्पेक्ट, हर कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमें एंथ्रोपोलॉजी से ही मिलता है सीखने को, ठीक है। तो ये चीज है, समझे कि नहीं समझे। और किसी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी तरह का बायस नहीं होना चाहिए, अगर बायस करते हैं तो गलत है, ठीक है। ये है। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी का अप्रोच होलिस्टिक और कंपैरेटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब एंथ्रोपोलॉजी का जो अप्रोच है, एंथ्रोपोलॉजी की अप्रोच, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, होलिस्टिक, होलिस्टिक और कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव, क्लियर है यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे जो होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी का अप्रोच जो है होलिस्टिक है, मैंने पहले भी समझा रखा है। क्योंकि देखिए होलिस्टिक का मतलब क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू ऑल, ठीक है, मतलब ह्यूमन की जो स्टडी करते हैं सभी टाइम सभी स्पेस के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि कंप्लीट पिक्चर देखना जरूरी है, ठीक है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, चाहे कल्चर लेवल पर हो या किसी भी लेवल पर हो, ठीक है। जैसे अगर किसी ट्राइब को स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, उनका रिलीजन देखेंगे, फैमिली सिस्टम देखेंगे, लैंग्वेज समझेंगे, हेल्थ और टूल्स भी देखेंगे, ठीक है, ये सब चीजें। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी के पास वाइड एंगल लेंस होता है, ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए एक वाइड ब्रॉडर लेवल पर सोचना पड़ेगा, सब कुछ कंसिडर ये सब करना पड़ता है, ठीक है।
तभी जाके हम एक होलिस्टिक स्टडी कर पाएंगे एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब जो है कंपैरेटिव अप्रोच की अगर बात करें, कंपैरेटिव, ठीक है, अप्रोच की, ठीक है, तो देखिए कंपैरेटिव अप्रोच की अगर बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, हमेशा कंपेयर करते हैं, ठीक है, और एक ट्राइब का कल्चर दूसरे ट्राइब से किस तरीके से डिफरेंसेस है, किस तरीके से सिमिलैरिटी है, उन सारे चीज़ों को स्टडी करता है। फिर एक एक कम्युनिटी का लैंग्वेज दूसरे से कंपेयर करता है, ठीक है, फिर जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसकी स्टडी करके बाकी से कंपेयर करता है। इससे हम समझ पाते हैं कि जो ह्यूमंस है किस डायरेक्शंस में बढ़ते है ना, अब किस टाइम से जो है क्या कहते हैं, है ना, किस डायरेक्शन में, है ना, जा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज हम देखते हैं। क्लियर? अब देखिए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उसका पहले काम समझना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, वो उसके पास सारे एक्सपीरियंस होते हैं एंड उन्होंने उस चीज को डीप स्टडी किया होता है, उनके सारे है ना, उनके पास जो है एक प्रॉपर नॉलेज होता है हर चीज का, एक स्पेशल नॉलेज जिसके अंदर आ गया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की, तो उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। अब उसका काम की अगर बात करें तो जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो एक ऐसा इंसान है जो ह्यूमन सोसाइटी को क्या करता है, स्टडी करता है, उनके काम यही उनका काम ही है ना, वो फील्ड वर्क करता है, ट्राइबल के साथ रहकर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, उसके बाद जो है उससे रिलेटेड चाहे वो इंक्वायरी के थ्रू हो, चाहे इंटरव्यू के थ्रू हो, या फिर क्या कहते हैं स्टडी के थ्रू हो, ठीक है, वो सारी चीज करते हैं। फिर अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, फिर आर्टिफैक्ट्स जिसमें हम टूल्स, पोर्ट्री को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्लियर है? अब देखिए तब जाके जो है ना, इन सारे चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करता है, रिपोर्ट लिखता है, क्या करता है, रिपोर्ट लिखता है, ठीक है, रिपोर्ट लिखता है। अब वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को उस रिपोर्ट के बेसिस पर, ठीक है, जो उसने रिपोर्ट तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, उस बेसिस पे क्या करेगा, गवर्नमेंट को एडवाइस देगा, ठीक है, गवर्नमेंट को एडवाइस देगा। फिर गवर्नमेंट जो है उस बेसिस पर डिसीजन बनाएगा, उस बेसिस पर पॉलिसी बनाएगा, उस बेसिस पर जो भी प्रोविजन हो सकता है वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं, है ना, समझना। फिर अब बात करते हैं हम जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जैसे नागालैंड के किसी रिमोट ट्राइब के साथ 6 महीने रहता है या फिर कुछ टाइम रहता है, ठीक है, उनका फूड हैबिट देखता है, मैरिज सिस्टम देखता है, फेस्टिवल स्टडी करता है, ये सारी चीज एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो कुछ कंसेप्ट हमने देखा है, ठीक है, उसको समझेंगे। तो देखिए हमने एक चीज इवोल्यूशन देखा, तो इवोल्यूशन समझते धीरे धीरे जो चीजों में बदलाव होते हैं, ह्यूमन से ह्यूमन बनाना, मंकी से ह्यूमन बनना, इस टाइप से। फिर नेचुरल सिलेक्शन देखा, क्या है नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया, फिट ही सरवाइव करते हैं, मतलब अगर कोई इंसान, कोई स्पेसीज या फिर कोई एनिमल्स या कुछ भी, ठीक है, जो जिस इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो जिस इन्वायरमेंट में फिट है वो वहां पर सरवाइव करता है। यही यही जो है डार्विन थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिर तीसरी बात हमने देखा कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है, तो जो कल्चरल रिलेटिविज्म है वो हर कल्चर अपने हिसाब से सही होता है, ठीक है, और वो कंपेरेटिव यानी रिलेटिव करके हम उसको देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं होलिस्टिक अप्रोच। क्या है होलिस्टिक अप्रोच? तो देखिए होलिस्टिक अप्रोच के अंदर हम देखते हैं सब एंगल से इंसान को समझना जरूरी है, ठीक है, मतलब एक इंसान है उसको एक एक एंगल से देखना, एक एक एंगल से समझना, एक एक एंगल से पढ़ना, ठीक है ना, यही है होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी मतलब हो गया
कि कल्चर को कंपेयर करके समझना, ठीक है। देखिए, कंपैरेटिव स्टडी केवल कल्चर का ही नहीं बल्कि अलग अलग चीज़ों का हो सकता है, लेकिन यहाँ क्योंकि कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी कल्चर की कर रहे हैं, ठीक है। ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। हमने इसमें क्या क्या देखा? ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस देख लिया, ठीक है। कैसे कैसे लाखों साल, लाखों हजारों साल साल लग जाता है इवॉल्व होने में। एंथ्रोपोलॉजी अलग अलग है ना, इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीट ह्यूमन लाइफ को क्या करता है, स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजी हमें ये बताता है कि कल्चर को रेस्पेक्ट करना मतलब कैसे करना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं। यानी कल्चर को समझ के ही उसकी पढ़ने के बाद हम उसके प्रति जो है एक रेस्पेक्ट की भावना आती है, वो एंथ्रोपोलॉजी से आता है, ठीक है। और वो आता है जब कब, जब हम कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड वर्क करके रियल वर्ल्ड में रिसर्च करते हैं, फिर उसके बेसिस पर रिपोर्ट तैयार करके फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं या फिर अदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक अगर किसी तरह का दिक्कत है तो बताइए फटाफट, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमारा कोशिश है बेसिक से बिल्कुल आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, आपको इतना इंटरेस्ट पैदा कर दिया जाए जिससे कि आप एंथ्रोपोलॉजी को समझने के साथ साथ एक कहते हैं लिंकेज बनाना, ठीक है। इसी तरीके से मैं बाकी जीएस को भी कराऊंगा, ठीक है। आप श्योर रहिए कि यहाँ पर जो है, अब देखिए कई बार होता है कि अब अकेले पढ़ना या फिर टीम ना होना, क्योंकि देखिए है ना, जानना अलग चीज है ना, और बाकी जितने भी चीजें हैं, क्योंकि देखिए डिजिटल दुनिया में जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है। टेक्निकल सपोर्ट भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एक ही लोग को करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, नॉलेज है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब आजकल लोग क्या देखते हैं, नॉलेज के साथ साथ नॉलेज नहीं भी है तो चलता है, लेकिन लोगों देखता है कि उसने कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके है ना वो कर देता है, ठीक है। मतलब अब कई लोग डिजिटल बोर्ड को वो करेगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो एडवांस चीजें हैं उसके लिए तो पैसा चाहिए, ठीक है। क्या है, पैसा चाहिए। तो आप लोग भर के सपोर्ट करिए, हर चीज होगा। और हम आपके लिए है ना हर सपोर्ट में, हर एंगल पर, हर कॉर्नर पर खड़े हैं, ठीक है, आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। साथ में किसी भी तरह का दिक्कत होता है जरूर से बताइए, और आप लोगों के स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखिए हम हमारा जो इंटेंशन है, ठीक है, वो इस तरीके से है कि आपको एक कहते हैं ना कि आ, मतलब दिल से, ठीक है, दिल से चाह रहे हैं कि हर किसी का प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल का हो, ठीक है। इसमें किसी तरह का नुकसान, किसी तरह का मतलब समझ रहे, आजकल लोग डिजिटल दुनिया में क्या करता है, मुंह में जो आता बक देता है, उल्टा सीधा बक बक के, उल्टा सीधा झूठ फूस बोल के अपना फॉलोअर्स बढ़ा लेता है, ठीक है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं गलत है ना, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सही लोगों को सपोर्ट करिए, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है ना। चलिए अब जो है ये सारी चीज हमने देख लिया। तो अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर है आपके, खुला हुआ है आपके लिए, ठीक है। वहां पर जरूर से पूछिए, ठीक है। फिर उसके आंसर जो है आपको कहीं ना कहीं अगले लेक्चर में जरूर हम डील करेंगे, ठीक है। और रेगुलर रहिए, ठीक है, रेगुलर रहिए। रेगुलरिटी जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर यही चीज जो है ना मूल मंत्र है सक्सेस का, अगर ये चीज नहीं होती, चाहे मैं रहूं, चाहे आप रहे, चाहे कोई दुनिया का कोई भी रहे, ये सब चीज प्रॉपर नहीं हो तो आपके सक्सेस में बाधा आती है। चलिए ये अब हम बात करेंगे कि आज के जमाने में एंथ्रोपोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड।
ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ पुरानी चीजें या जंगल में रहने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी इसका यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी चीज को हम देखेंगे इसके अंदर कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और क्या क्या एरियाज है जिसमें जहां हमें स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी और प्लानिंग होती है। ठीक है, क्या है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लानिंग एंड प्लानिंग एंड प्लानिंग। अब सुनिएगा, जब गवर्नमेंट किसी ट्राइबल कम्युनिटी या बैकवर्ड ग्रुप के लिए पॉलिसी बनाती है तो उससे उनकी लाइफ, कल्चर और नीड्स के बारे में क्या होता है समझना पड़ता है पहले। ठीक है, बिना उसके नीड्स के समझे, बिना उसके कल्चर को समझे, बिना उसकी लाइफ को समझे हम ट्राइबल कम्युनिटी या फिर बैकवर्ड ग्रुप के लोग जो है, ठीक है, उनसे रिलेटेड काम नहीं कर पाएंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनकी सोसाइटी की रिसर्च करके हमें बहुत सारी चीज बताते हैं, हमें बहुत सारी चीजों की रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। ठीक है, अब उनकी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है ना, बच्चों के एजुकेशन का क्या सीन है ना, फिर क्या कहते हैं, क्या उनकी कल्चर में है ना कुछ सेंसिटिव चीजें हैं जिससे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को स्टडी करके फिर गवर्नमेंट उस स्टडी के बेसिस पर क्या करती है, पॉलिसी बनाती है। क्या करती है, पॉलिसी बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख सकते हैं यहाँ पर, अगर किसी ट्राइब को फॉरेस्ट से बाहर शिफ्ट करना हो, कहाँ, अगर किसी ट्राइब को फॉरेस्ट से बाहर शिफ्ट करना हो तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट पहले उनका कल्चर समझता है। अगर फॉरेस्ट उनकी रिलीजन का पार्ट है तो फोर्सफुली उन्हें बताना गलत होगा। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई ना। ठीक है, दूसरी बात हेल्थ और मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ समझिएगा, हेल्थ एंड मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए मेडिकल फील्ड में भी एंथ्रोपोलॉजी काफी यूजफुल है। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी ये बताता है कि लोग किसी डिजीज के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट क्या है, मॉडर्न ट्रीटमेंट उन पर क्यों काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब इसको एग्जांपल देखिए, जैसे एक ट्राइब अगर फीवर होने पर जड़ी बूटी लगाता है या जड़ी बूटी खाता है तो उन्हें हॉस्पिटल भेजने से पहले समझना पड़ता है कि इंजेक्शन उनके लिए कैसे हेल्पफुल है। समझे, इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी ब्रिज का काम करता है बिटवीन साइंस और कल्चर। क्या, बिटवीन साइंस एंड कल्चर, ये चीज है। तीसरी बात है, ये समझे, एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस, एजुकेशन एंड सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, समझे कि नहीं समझे, एजुकेशन एंड सोशल अवेयरनेस। अब देखिए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में। कैसे, ऐसे जैसे मान के चलिए ट्राइबल एरिया में लोकल लैंग्वेज में क्या हो, स्कूल हो। ठीक है, अब ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करेगा कि उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज को समझे, फिर उसी लैंग्वेज में एजुकेशन क्या करे, प्रोवाइड करे। गर्ल्स को पढ़ने के लिए इनकरेज किया जाए उनके कल्चर के रेस्पेक्ट के। ठीक है, फिर चौथी बात है, ये तो एजुकेशन फील्ड हो गया ना। अब चौथी बात है एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट। क्या है, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो कई प्रिमिटिव ट्राइब्स ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड यूज करते हैं जो नेचर फ्रेंडली होते हैं। क्या होते हैं, नेचर फ्रेंडली होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनका स्टडी करके बताते हैं कि कैसे मॉडर्न फार्मिंग में इन्हें इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, फिर अब बात करेंगे क्राइम एंड फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की। क्या है, क्राइम क्राइम
एंड फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, क्राइम एंड फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ पर समझिएगा, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एक स्पेशल ब्रांच है, ठीक है, क्या है, एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें जिसमें हम बात करते हैं ह्यूमन बोन्स को स्टडी करके क्या करते हैं, आइडेंटिटी पता कर लगाते हैं, आइडेंटिटी पता लगाते हैं, फिर मर्डर या एक्सीडेंट केस में हेल्प मिलती है। समझे कि नहीं समझे? तो फॉरेंसिक साइंस जो है या फिर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, क्राइम एंड फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ये समझिएगा। तो ये यही बताता है ना कि ह्यूमंस के जो बोन्स होते हैं, क्या है, बोन्स है, उसकी स्टडी करता है, उसकी स्टडी करके आइडेंटिटी पता लगाया जाता है, फिर मर्डर या एक्सीडेंट केस में हेल्प मिलती है उसकी स्टडी के बेसिस पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, अगर पुलिस को जंगल में एक स्केलेटन मिलता है, क्या मिलता है, पुलिस को अगर एक जंगल में एक स्केलेटन मिलता है, ठीक है, तो उस बेसिस पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बता सकता है कि वो मेल था या फीमेल था, थी, ठीक है, उसकी हाइट क्या थी, ठीक है, या फिर कितने दिन पहले मरा था। तो ये सब चीज जो है किसके बेसिस पर लगाया जा सकता है, बॉन्स के बेसिस पर, उसकी स्टडी के बेसिस पर, ठीक है। फिर जो है, अब ये समझे, तो क्राइम एंड फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी आपको सीधा सीधा पता चल गया होगा क्या किस चीज को डील करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ठीक है, नेक्स्ट चीज की, वो है एंथ्रोपोलॉजी का रियल लाइफ यूज क्या है। जैसे केस स्टडी हम पढ़ते हैं ना, क्या है केस स्टडी, तो केस स्टडी क्या है, एक रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड में जो हम किसी चीज को स्टडी है या फिर यूज है, रियल वर्ल्ड में जो यूज होता है चीजों का, ठीक है, वही तो है आपका केस स्टडी, ठीक है। मतलब हम रियल लाइफ में उस चीज का क्या यूज कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है, ठीक है, यही चीज है केस स्टडी। तो छोटी सी स्टोरी के थ्रू इस चीज को समझते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए, एक केस स्टडी है अंडमान के जरवारा ट्राइब की, क्या है, जारावा ट्राइब की, किसकी, जारावा ट्राइब की। अब देखिए, जो जारावा ट्राइब है एक ट्राइबल ग्रुप है, मतलब एक तरह समझ लीजिए, जो अंडमान आइलैंड में रहता है, कहाँ पर, अंडमान अंडमान आइलैंड में रहता है, ठीक है, अंडमान आइलैंड में रहता है, ठीक है। वो जो है मॉडर्न दुनिया से दूर अपनी लैंग्वेज कल्चर में खुश रहता है, ठीक है, क्या करता है, खुश रहता है। फिर एक टाइम पे गवर्नमेंट ने सोचा कि उनके एरिया में रोड बनाई जाए, ठीक है, या बनानी चाहिए, टूरिस्ट आएंगे, डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज गवर्नमेंट सोचना शुरू कर देता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी करके बताया कि जारवा जो क्या नाम है, जरावा लोग बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं चाहते हैं, मतलब बाहर के लोगों से शायद हो सकता है उनको ऐसा लगता होगा कि वो हमें डिस्प्लेस कर देगा या फिर हमें नीचे दिखाएगा या उनके सामने कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसा भी सोचता है, ठीक है। तो ये सब बातें हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि है ना, तो इन सब चीज़ों, अगर रोड बनी तो उनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है, डिजीज भी पहले क्या है, फेल हो सकती है ना, ये सारी चीज जो है, ठीक है, तो बाहर के लोगों से आने से डिजीज हो सकता है, ये सब चीज उनके दिमाग में चलने लग जाता है, समझे। फिर देखिए, गवर्नमेंट ने रोड बनाने का प्लान क्या किया, मॉडिफाई किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड बनाने का प्लान मॉडिफाई किया। फिर जारवा जारवाज की जो प्राइवेसी और राइट टू रेस्पेक्ट है उसको वो करना जरूरी है। अब यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है, क्या करता है, केवल थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एंथ्रोपोलॉजी का फ्यूचर जो अगर बात करें तो 21st सेंचुरी में इसका रोल अगर देखेंगे तो आज की दुनिया में जहां लोग ग्लोबल विलेज का हिस्सा है,
ठीक है, मतलब जहाँ लोगों ग्लोबल विलेज का क्या है, एक तरह से पार्ट समझ लीजिए। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इस चीज में हेल्प करता है कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में काफी सपोर्ट करता है। ठीक है, क्या है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन में हेल्प करता है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन क्या है उस चीज में इम्प्रूव करता है। ठीक है, फिर रिफ्यूजी, आपने सुना होगा रिफ्यूजी। ठीक है, तो देखिए रिफ्यूजी जो है और डिजास्टर विक्टिम्स को ये चीज इससे समझने में मदद मिलता है। फिर एनजीओ, क्या है एनजीओ। ठीक है, तो एनजीओ को इफेक्टिव प्रोग्राम्स बनाने में काफी सपोर्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है जहां भी इंसान और उनका कल्चर है वहां एंथ्रोपोलॉजी का यूज होता ही होता है। ठीक है, जहां इंसान चला गया वहां पर एंथ्रोपोलॉजी का यूज होता ही होता है। बिना एंथ्रोपोलॉजी का हम वहां पॉसिबिलिटी या फिर कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब बात करते हैं किसकी, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, या पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसा क्या स्किल होना चाहिए। ठीक है, और या फिर ऐसे कह लीजिए आपके अंदर क्या स्किल डेवलप करना होगा। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी जो है क्या कहते हैं, सिर्फ किताब पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं आपके पास, पहली बात तो ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए, किसी चीज को ऑब्जर्व करने की स्किल। ठीक है, दूसरी बात रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पर जाएंगे, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप में जाएंगे, तो डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, तभी आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होना जरूरी है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तीसरी बात क्रिटिकल थिंकिंग होना जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग होना जरूरी है। क्रिटिकल, बिना क्रिटिकल थिंकिंग के, ठीक है, ये भी एक क्या है स्किल है और ये डेवलप करना ही होगा। ठीक है, चौथी बात ये है कि राइटिंग और रिपोर्टिंग स्किल, क्योंकि बिना इसके राइटिंग एंड रिपोर्टिंग स्किल, रिपोर्टिंग स्किल, बिना स्किल इसके इस स्किल के आप सही चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, और ना ही उस चीज़ को इनहेरिट कर पाएंगे आगे। तो रियल फील्ड में काम करने का कॉन्फिडेंस ये बढ़ता है इससे। ठीक है, और ये सब जितने भी स्किल्स हैं, ठीक है, आगे चल के किसी भी कैरियर, चाहे आप आईएएस बनते हैं या फिर एनजीओ में किसी काम करते हैं या फिर रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं, टीचिंग में जा रहे हैं, जर्नलिज्म में जा रहे हैं, किसी में भी चले जाइए वो बिल्कुल काम आएगा। ठीक है, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन बनिए, एडमिनिस्ट्रेटर बनिए, या एनजीओ में जाइए, ठीक है, या फिर रिसर्च फील्ड में जाइए, या फिर टीचिंग फील्ड में चले जाइए, ठीक है, या फिर जर्नलिज्म, कहीं भी जाइए, तो ये सब क्वालिटी, ये सब स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, क्रिटिकल थिंकिंग है ना, फिर राइटिंग और रिपोर्टिंग स्किल्स, तो ये काफी अहम और इम्पोर्टेंट स्किल्स है जो आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या समझा, इसको समझिएगा, इस चीज को समझिएगा। तो देखिए हमने समझा कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, फिर उसके ब्रांचेज देखे हैं। पहले एंथ्रोपोलॉजी जो साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बींग्स की, एंड पास्ट प्रेजेंट फिजिकल कल्चर सोशल, इन सारे चीज़ के स्टडी एंथ्रोपोलॉजी है। फिर हमने ब्रांच देखे, फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट देखा, जैसे
इवोल्यूशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, कल्चरल रिलेटिविज्म, होलिस्टिक अप्रोच, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी जो रियल लाइफ में यूज होता है। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच का मतलब हर एंगल से जो स्टडी करते किसी चीज को। ठीक है, कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब हो गया हर कल्चर अपने कंटेक्स्ट में सही होता है। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन मतलब फॉर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, फिट फिट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, और इवोल्यूशन इंसान मंकी जैसे एंसेस्टर से डेवलप हुआ है। ये सारी चीज हमने क्या करे पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए इसका यूज जो है हमने जो पढ़ा है उसका यूज अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट प्लानिंग में हाँ, तो हमने क्या क्या इसका यूज की अगर बात करो तो गवर्नमेंट प्लानिंग में यूज कर सकते हैं, हेल्थ एंड मेडिसिन में यूज करते हैं, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, फॉरेंसिक साइंस, ये सब जगह हम एंथ्रोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, यही है। चलिए अब जो है हम देखते हैं कि जो हमने इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर जो जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हमने देख लिया एंथ्रोपोलॉजी, है ना, फिर अलग अलग इसका मीनिंग का एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोज प्लस लोगोस से आया है जिसकी मतलब होता है ह्यूमन स्टडी। फिर ब्रांचेज देखे, फिजिकल, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये सब चीज। फिर अलग अलग अप्रोच देखा, होलिस्टिक अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट देखा, इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, कल्चरल रिलेटिविज्म, इम्पोर्टेंस देख लिया पॉलिसी में, हेल्थ में, एजुकेशन, रिसर्च फील्ड में। फिर रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज क्या है इसका, तो जारवा ट्राइब्स की हम स्टडी किया है, केस स्टडी डील किया है। फिर फॉरेंसिक साइंस देखा। ठीक है, ये फिर फ्यूचर रोल अगर देखेंगे तो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए ये चीज़ काफ़ी अहम है। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एंथ्रोपोलॉजी को बनाने में या फिर किसी भी सोसाइटी को समझने में काफ़ी मदद करता है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी है, साइंस है इंसान के बारे में। ठीक है, हर एंगल से इसको समझना जरूरी है। कल्चर, फिर हर कल्चर का अपना लॉजिक होता है, कभी जज मत करना चाहिए इस बेसिस पर कि वो नीचे है हम ऊपर है। ठीक है, इस टाइप से ये सब्जेक्ट मॉडर्न वर्ल्ड में भी काफ़ी रेलेवेंट है। एंथ्रोपोलॉजी का यूज पॉलिसी मेकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, हर जगह, मेडिसिन, हर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। चलिए अब जो है चैप्टर 2 जिसमें हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ही बात है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है ना कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक एंथ्रोपोलॉजी का ब्रांच है। ठीक है, जो इंसान के फिजिकल फीचर्स, ठीक है, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का स्टडी करता है। तो ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जिसमें स्टडी करते हैं किस चीज के, फिजिकल फीचर्स की, फिजिकल फीचर्स की। ठीक है, फिजिकल फीचर्स में ये सारे चीज आ जाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स, ये सारे चीज। ठीक है, फिर दूसरी बात है, तो पहली है, दूसरा चीज है जेनेटिक्स भी स्टडी करते हैं इसके अंदर, जेनेटिक्स। ठीक है, तीसरी बात कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इस तरीके से हुआ है इवोल्यूशन। कहने का मतलब बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द branch of anthropology in which we study physical features, genetics and evolution. Right? Evolution ये चीज स्टडी करते हैं। तो इसी को, इन्हीं सब चीजों की स्टडी जो है हमारा क्या देता है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी देता है। ठीक है, या फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कहना है वो कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ये देख सकते हैं कि इंसान को शारीरिक विकास या फिर फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इंसान और एनिमल्स स्पेशली मंकी में क्या सिमिलैरिटी है,
स्किन कलर, ब्लड ग्रुप्स, डीएनए जैसे फिजिकल ट्रेट्स कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स थ्रू टाइम, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा लिख लीजिए। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ biological and physical development, biological and physical development, right, of human beings through time, of human being through time, ये चीज है। तो यही है आपका क्या, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द branch of anthropology in which we study biological and physical development of human beings through time, ठीक है, ये है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप अगर बात करें तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बहुत ज़्यादा अपने आप में ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। इसमें कई चीज़ें आती है जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन वेरिएशन, फिर आता है ह्यूमन वेरिएशन, फिर प्राइमेटोलॉजी, फिर पैलियोएंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, पैलियोएंथ्रोपोलॉजी, फिर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाता है। अब बात रही ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन में इंसान का ओरिजिन कहाँ से आया है, ठीक है, मतलब मंकी जैसे एंसेस्टर से कैसे इवॉल्व हुआ है, इन सब चीज़ों को ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो ह्यूमन जेनेटिक्स में डीएनए, ब्लड ग्रुप्स, हेरिडिटरी डिजीज, ठीक है, ये सारे चीज़ जो है ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिसमें जीन्स का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे में होता है, उन सब चीज़ भी ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर आता है, क्लियर है। फिर ह्यूमन वेरिएशन, अगर ह्यूमन वेरिएशन की बात करें तो क्यों किसी स्किन डार्क होती, किसी के स्किन जो है डार्क होती है, किसी की फेयर होती है, ठीक है, फिर क्यों एक जगह से लोग दूसरे जगह जो हाइट है, मतलब एक जगह दूसरा हाइट है, मतलब कम हाइट है, दूसरी जगह ज़्यादा हाइट है, तो इस टाइप से वेरिएशन क्यों होता है, तो उन सारे चीज़ों की हम ह्यूमन वेरिएशन में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर प्राइमेटोलॉजी, मंकी और एप्स जैसे प्राइमेट्स का स्टडी करना है ना, इसमें देखेंगे। फिर उनकी बिहेवियर और बायोलॉजी का क्या है एनालिसिस, क्या है बायोलॉजी का एनालिसिस देखेंगे प्राइमेटोलॉजी के अंदर। फिर है पैलियोएंथ्रोपोलॉजी जो है इसमें हम देखेंगे एंशिएंट ह्यूमन फॉसिल्स का स्टडी, ठीक है, फिर टूल्स और स्केलेटन का के बेसिस पर इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपका पैलियोएंथ्रोपोलॉजी के अंदर डील करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में जो है आपको देखने को मिलेगा जो डेड बॉडी है या उसके बोन्स हैं उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उससे आइडेंटिटी का पता करते हैं, ठीक है। जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन में है ना, जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, जो बॉडी का डेड बॉडी है, मतलब किसी भी चीज़ का डेड बॉडी है, उसके बोन से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सारे डिटेल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो है रिलेशनशिप विद अदर साइंस, अब जो है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का दूसरे साइंस सब्जेक्ट से या फिर दूसरे सब्जेक्ट से क्या है ना रिलेशन है, वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए, तो इसमें जो है अगर बात करें बायोलॉजी से, ठीक है, तो बायोलॉजी से देखिए इसका कनेक्शन जो है ना, ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, फिर सेल्स पढ़ते हैं, क्या है सेल्स पढ़ते हैं, फिर जेनेटिक्स पढ़ते हैं,
ये दोनों चीज़ के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, खास करके बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सेल्स, जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ है और ये बायोलॉजी के अंदर भी है। तो कहीं न कहीं फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी से क्या करता है, कनेक्शन है उसका। फिर जूलॉजी की अगर बात करो, ठीक है, तो जूलॉजी में क्या देखते हैं, जूलॉजी में जो है, ठीक है, आपका प्राइमेट्स, एप्स, मंकी, ये सब चीज़ देखते हैं, प्राइमेट्स, ठीक है ना। प्राइमेट्स में एप्स भी आते हैं, मंकी भी आते हैं, ठीक है, मंकी। तो इनकी जो है कहीं न कहीं पढ़ते हैं जूलॉजी के अंदर, ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल की स्टडी करते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है ना जूलॉजी के अंदर है और ये कहीं न कहीं हमारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी है, ठीक है। फिर मेडिसिन की फील्ड में देखेंगे, ठीक है, तो मेडिसिन की फील्ड में जो है हेल्थ है, डिजीज है, इम्यूनिटी है, तो ये सब चीज़ जो है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी है, ठीक है। फिर जेनेटिक्स में अगर बात करें तो जीन्स, हेरिडिटी, तो ये कहीं न कहीं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। जियोलॉजी की बात करें, फॉसिल्स, कार्बन डेटिंग, ये सब कहीं न कहीं हमारा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी के अंदर आता है, वो कहीं न कहीं आपका एनाटॉमी जो है वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट हैं। क्या है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ है। अब बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन का, एक एक स्टेप देखेंगे। जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन क्या स्टेप है, किस तरीके से इवोल्यूशन होता है, एक एक स्टेप करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि चार्ल्स डार्विन ने इस चीज़ को कॉइन किया था, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, क्लियर। अब देखिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर जो चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टाइम के साथ क्या होता है, इवॉल्व करता है, टाइम के साथ क्या करता है, इवॉल्व करता है। उनका कंसेप्ट ये था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट है वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट फिट होता है, ठीक है, वो सर्वाइव करता है। ये थ्योरी बताती है कि ह्यूमंस भी मंकी जैसे एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ध्यान रखना है, ये चार्ल्स डार्विन का थ्योरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्राइमेट्स, इंसान के रिश्तेदार क्या है, प्राइमेट्स क्या है, प्राइमेट्स मतलब इंसान के रिश्तेदार। प्राइमेट्स वो मैमल्स हैं जिनमें जिनमें जो है 5 उंगलियां होती है, कितने, 5 उंगलियां, फिंगर्स, 5 फिंगर्स होती है। आंखें सामने क्या होती है, सामने होती है, मतलब जिस तरीके से हम लोग की है, ठीक है, और ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। ये सब जो है प्राइमेट्स के अंदर आता है, जो कि कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान के रिश्तेदार है, इंसान के एंसेस्टर है, ठीक है, ये है। तो इसकी फीचर्स ये है, 5 उंगलियां होती है, फिर आंखें सामने होती हैं, ब्रेन डेवलप होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, मंकी, ठीक है, एप्स, मंकी, एप्स, ठीक है, या फिर ह्यूमन बींग्स, ये सब जो है एग्जाम्पल है प्राइमेट्स के, ठीक है। अब देखिए ह्यूमंस को एडवांस प्राइमेट्स माना जाता है, ये आपको भी पता है। जो ह्यूमन बीइंग है, क्या है, ह्यूमन बीइंग है, वह, ठीक है, प्राइमेट्स का एडवांस वर्जन है, क्या है, प्राइमेट्स का एडवांस वर्जन माना जाता है, मतलब एडवांस प्राइमेट्स माना जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ फॉसिल्स और ह्यूमन एंसेस्ट्री की अगर बात करो, फॉसिल्स एंड ह्यूमन एंसेस्ट्री की, फॉसिल्स एंड ह्यूमन एंसेस्ट्री, ह्यूमन एंसेस्ट्री, तो देखिए फॉसिल्स एंड ह्यूमन एंसेस्ट्री की अगर बात करोगे तो फॉसिल्स मतलब क्या हो गया, पुराने जीवों की रिमेन्स, फॉसिल्स का मतलब वही हुआ ना। तो फॉसिल्स जो पुराने जीवों की जो रिमेन्स है, उससे क्या करते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं।
ठीक है। और वहीं से ह्यूमन इवोल्यूशन का हमें पता चलता है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग एंसेस्टर्स है ना, तो क्या क्या जो इम्पोर्टेंट एंसेस्टर्स है उसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आस्ट्रालोपिथेकस है, क्या है, आस्ट्रालोपिथेकस, आस्ट्रालोपिथेकस, पिथेकस, ठीक है। आस्ट्रालोपिथेकस, इसके अंदर जो है दो पैर चलता है, मतलब दो पैर पे चलता है, ठीक है। और छोटी ब्रेन होती है आस्ट्रालोपिथेकस के अंदर। होमो एबिलिस देखिए, होमो हेबिलिस जिसके अंदर जो टूल्स बनाता था। होमो इरेक्टस फायर यूज करता था, हाइट बड़ी थी, ठीक है। होमो सेपियंस मॉडर्न ह्यूमंस के एंसेस्टर जिसको कहा जाता है, ठीक है। होमो सेपियंस आज के ह्यूमन जो है, ठीक है, जो उसको जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, तो इवोल्यूशन में टाइम बहुत लंबी होती है और कई साल लग जाता है, लाखों साल लग जाता है, ठीक है। इस टाइप से यानी कि स्पेसिस, एक स्पेसिस से दूसरे स्पेसिस में कन्वर्ट होने में, ठीक है। अब बात करते हैं एडेप्टेशंस की। तो एडेप्टेशन जो है का मतलब होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को क्या कर लेना, बदल देना, ठीक है, मतलब उस हिसाब से अडेप्ट कर देना, ठीक है, यही है एडेप्टेशन, है ना। अफ्रीका में लोगों का स्किन डार्क होता है क्योंकि वहाँ सनलाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, स्किन प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ये चीज़ है। तिब्बत के लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनका लंग्स कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें एडेप्ट हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जेनेटिक्स एंड ह्यूमन वेरिएशन की। तो जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स एक साइंस है जो ये बताता है कि ट्रेड्स यानी कि लक्षण, समझे, कैसे पेरेंट से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होता है, तो यही है जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स का मतलब एक साइंस ही है जो हमें ये डील करने में हेल्प करता है कि पेरेंट से किस तरीके से बच्चे का जीन जो है ट्रांसफर होता है, या उसका करेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स जो है, ठीक है, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ट्रेड जैसे आई कलर हो गया, ठीक है, हेयर स्टाइल हो गया, ब्लड ग्रुप्स हो गया, हाइट हो गया, डिजीज असिस्टेंस हो गया, ये सब सारे जो है ट्रेड्स के अंदर आते हैं। ये सब जो है जीन्स के थ्रू पास होते हैं, किसके थ्रू, जीन्स के थ्रू पास होते हैं। तो जीन जीन जो है एक तरह से समझ लीजिए केमिकल कोड है, डीएनए, ठीक है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, किससे, हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तो एक तरह से जीन जो है एक केमिकल कोड है, क्या है, एक केमिकल कोड है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो देखिए ब्लड ग्रुप जो है, इंसान का ब्लड ग्रुप मेजरली पाँच होते हैं, चार पाँच, ठीक है, ए बी ओ, ठीक है। इनका स्टडी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ही होता है, ठीक है। अब डिफरेंट पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग होता है। डिजीज और ब्लड कैपेबिलिटी समझने में ये यहाँ से मदद मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन वेरिएशंस की। तो क्यों लोग अलग अलग दिखते हैं, ह्यूमन वेरिएशंस का मतलब है कि हर रीजन्स के लोग अलग फिजिकल फीचर्स रखते हैं। क्या क्या वेरी करता है ये समझना जरूरी है। तो स्किन वेरी कर सकता है, हेयर स्टाइल वेरी कर सकता है, कर्ली स्ट्रेट, इस टाइप से। हाइट वेरी करता है, नोज शेप, आई फोल्ड, एशियन फोल्ड, ये सब चीज़ें। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो कि है ना कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, ये है आपका क्लाइमेट, अल्टीट्यूड, फूड हैबिट्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब देखिए रेस जो है एक क्या है, आउटडेटेड कंसेप्ट है। रेस जो है आपका एक आउटडेटेड कंसेप्ट है, आउटडेटेड कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें पहले इंसान को रेस में डिवाइड किया जाता था। जैसे मोंगलॉइड, ठीक है, क्या है, मोंगलॉइड एशिया का, नेग्रोइड अफ्रीका का, कोकोसॉइड, ठीक है, इस टाइप से ये सब क्या है, रेस है, ये सब क्या है, रेस है, ठीक है। लेकिन आज मॉडर्न साइंस कहता है कि देयर इज ओनली वन ह्यूमन रेस एंड दैट इज होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। मतलब मॉडर्न टाइम में आज ये माना जाता है कि ओनली वन ह्यूमन रेस है, ठीक है, दैट इज होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, ये है। तो पहले जो है अलग अलग रेस होते थे,
मोंगोलाइड होते थे जो एशिया के अंदर, नेग्रोइड, अफ्रीका, कोकोसाइड, इस टाइप से अलग अलग रेस देखने को मिलेगा। अब एंथ्रोपोलॉजी का फोकस जो है वेरिएशन और डाइवर्सिटी पे होता है, ना कि रेस डिवीजन पे। ठीक है, तो ये चीज़ जरूरी है। अब देखिए, अब जो है हम बात करेंगे अप्लाइड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की पर। तो देखिए, अप्लाइड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसमें हम देखते हैं फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की, तो जिसमें हम बात करते हैं क्राइम सीन्स की, जिसमें अगर बॉडी आइडेंटिफाई कर नहीं होती है तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी बोन से बता सकता है। ठीक है, यानी बोन्स के स्टडी से हमें सारे डिटेल्स जो है मिल जाती है। उससे क्या क्या मिल सकता है, एज का पता कर सकते हैं, सेक्स का पता कर सकते हैं, हाइट का पता कर सकते हैं, इथनिसिटी, टाइम सिंस डेथ, ये सब चीज़ें हम पता कर लेते हैं। ये लीगल और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है, समझे। अब बात करते हैं मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की, किसकी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की। तो देखिए, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में जो है, ठीक है, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम बात करते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशन किस डिजीज के लिए ससेप्टिबल होता है। ठीक है, जेनेटिक डिजीज का स्टडी करते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन का कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम देखते हैं। फिर पब्लिक हेल्थ और इवोल्यूशन की, ठीक है, पब्लिक हेल्थ और इवोल्यूशन की अगर बात करें, पब्लिक हेल्थ एंड इवोल्यूशन, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड इवोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ जो है मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सब डिजीज का हम रिलेशन जेनेटिक से होता है। किससे होता है, जेनेटिक से होता है। ठीक है, अब देखिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हेल्प करती है कि बेटर ट्रीटमेंट समझने में, मतलब समझ रहे हैं, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है वो काफ़ी हेल्प करती है ताकि हम उसकी ट्रीटमेंट जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए, यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ हमने देख लिया। अब जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, ह्यूमन का फिजिकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टडी करता है। ठीक है, स्कोप देखेंगे तो इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, वेरिएशन, प्राइमेट्स, फॉरेंसिक, इन सब चीज़ों में इसकी स्कोप है। फिर डार्विन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्राइमेट्स, मंकी, ऐप, ह्यूमन, सिमिलर एंसेस्टर, जो भी है ह्यूमन से रिलेटेड जो भी एंसेस्टर है सारे के सारे प्राइमेट्स के अंदर आता है। फिर फॉसिल्स की अगर बात करें तो ह्यूमन एंसेस्ट्री का ये चीज़ प्रूव देता है। ठीक है, उसके बाद एडेप्टेशन, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, दैट इज एडेप्टेशन। फिर जेनेटिक्स की अगर बात करें तो ट्रेड्स का पेरेंट्स चाइल्ड ट्रांसफ़र होता है, तो यही है ट्रेड का पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट से चाइल्ड के बीच जो है ट्रांसफ़र होता है उसको कहते हैं जेनेटिक। ठीक है, फिर वेरिएशन की अगर बात करें, फिजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग पॉपुलेशन, यही है वेरिएशन। फिर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में बोन से आइडेंटिफाई करते हैं या फिर आइडेंटिटी उसकी पता करते हैं, तो वही है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। फिर मॉडर्न व्यू ऑफ रेस क्या है, पहले अलग अलग डिफरेंट रेस होते थे, लेकिन अब जो है वन ह्यूमन रेस कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ये माना जाता है कि अब एक ही ह्यूमन रेस है, दैट इज होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू है तो बताइए, यहाँ तक किसी तरह का इशू है तो बताइए, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी साइंस है ह्यूमन बॉडी और इवोल्यूशन का। ठीक है, फिर जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों मिलके ह्यूमन ट्रेड डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों मिलके ह्यूमन ट्रेड डिसाइड करते हैं। हर इंसान यूनिक है और वेरिएशन नॉर्मल होता है। ठीक है, फिर एंथ्रोपोलॉजी हमें ये डील करने में मदद करता है कि डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करो और साइंटिफिक नज़रिए से किसी भी चीज़ को देखो। ठीक है, ये चीज़ हमें एंथ्रोपोलॉजी ही सिखाता है, तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्लियर है, चलिए इस टाइप से है। अब जो है अब नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट में आप जो है
चैप्टर 3, रिफ्रेश हो जाइए फिर आइए। तो चैप्टर 3 के अंदर हम देखेंगे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, राइट। अब देखिए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इसमें हम क्या क्या बात करेंगे सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फाउंडेशन ऑफ कल्चर की अगर बात करोगे तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, तो ये कल्चरल को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कल्चर जो है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों के आइडिया, बिलीफ्स, नॉर्म्स और वैल्यू, लैंग्वेज, रिचुअल्स, टूल्स और सिंबल्स को डिफाइन करता है। क्या करता है? सिंबल्स को डिफाइन करता है। यह वो चीज़ है जो हमारे जीवन को क्या करता है? शेप करता देता है, ठीक है। क्या देता है? जीवन को शेप देता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की चीज़ है, ठीक है। यहाँ देखिए कल्चर के अंदर एक शेयर्ड चीज़ें होती है, जैसे एक ग्रुप या सोसाइटी में सब फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ जो है शेयरिंग बेसिस पर होता है। और देखिए शेयर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कॉमन होता है जो उस सोसाइटी को फॉलो करना होता है। तो ये चीज़ है शेयर्ड, ठीक है। दूसरी बात लर्नड, जन्म से मिलती ही नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ सीखनी पड़ती है, ठीक है। तीसरी चीज़ है सिंबॉलिक, सिंबल या भाषा के जरिए एक्सप्रेस होती है। और इंटीग्रेटेड, अगर इसकी बात करें तो अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, और वो कनेक्टेड हैं, तो इसको इंटीग्रेटेड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है हम समझेंगे जो होलिस्टिक जो कल्चर सभी लाइफ में डोमेन्स को क्या करता है? कवर करता है। मतलब कल्चर सभी लाइफ डोमेन्स को क्या करता है? कवर करता है। जैसे रिलीजन, ठीक है, चाहे रिलीजन हो गया या फिर, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर पॉलिटिक्स हो गया, या फिर फैमिली हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर की बात करें, किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। अब देखिए कल्चर काफ़ी यूनिक होती है ना, तो इस चीज़ को समझना काफ़ी है ना, और उस चीज़ को फील करना, खास करके एक उस चीज़ से काफ़ी क्लोज होके उस चीज़ को फील करना, है ना। जैसे आप ट्रेड्स की बात करते हैं, ट्रेड्स होते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कुछ ट्रेड जो है ना, जैसे शेयर्ड हो सकते हैं, लर्नड हो सकते हैं, सिंबॉलिक हो सकते हैं, एडेप्टिव हो सकते हैं, और इंटीग्रेटेड डायनामिक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो शेयर्ड की अगर बात करें तो शेयर्ड का मतलब क्या हो गया? एक ग्रुप के सारे लोग उसे क्या करता है? फॉलो करता है, तो ये कहेंगे शेयर्ड। और लर्न का मतलब हो गया जो पेरेंट्स टीचर से सीखने को मिलता है, ठीक है, तो ये लर्न हो गया। जैसे मान के चलिए आपके माता पिता ने या फिर आपके माता पिता से आपने जो चीज़ें सीखी है, ठीक है, तो वो लर्न है। जैसे मान के चलिए बिहेवियर या फिर संस्कार, ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से सीखने को मिलता है? आपने बचपन में पेरेंट्स को करते हुए देखा होगा, या फिर आपने पेरेंट्स के बिहेवियर को, या फिर उनसे रिलेटेड जो भी संस्कार है, जो भी होते हैं ना कि है ना, जैसा बच्चे को सिखाते हैं वैसा बच्चे बन जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़, ये इवन की टीचर से भी, ये सब चीज़ें हैं लर्न के अंदर। फिर सिंबॉलिक, जैसे कुछ वर्ड्स है, गेस्चर है, या फिर आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस होती है, ठीक है, ये सब सिंबॉलिक्स है। जैसे मान के चलिए आप जिस एनवायरनमेंट में रहते आए हैं, ठीक, या फिर बचपना आपका जिस माहौल में बीता है, एनवायरनमेंट में बीता है, ठीक है, उसके हिसाब से वर्ड्स यूज करते हैं। गेस्चर्स वैसा ही होता है, या फिर टोन कह लीजिए, आपकी बोलने की लैंग्वेज की टोन जो होती है, ठीक है, या फिर
आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट एक्सप्रेशन उस टाइप से हो जाती, तो ये है एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद एडेप्टिव। अब देखिए कुछ चीज़ जो है ना इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीज़ें चेंज होती, जैसे मान के चलिए आपने अपने बचपन में किसी और इन्वायरमेंट में रहा है और बाद में जो है आपने इन्वायरमेंट चेंज कर लिया या प्लेस चेंज कर दिया, ठीक है। उस वजह से क्या होता है कि आप उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया एडेप्टिव, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया एक पार्ट जो है अफेक्ट करता है, क्या है, एक पार्ट अफेक्ट करता है दूसरे पार्ट को, ठीक है। मतलब एक पार्ट अगर अफेक्टेड है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे पार्ट को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ जो है काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद डायनामिक। अगर डायनामिक की बात करें तो टाइम के साथ इवॉल्व होती रहती है, क्या रहती है, टाइम के साथ जो है इवॉल्व होती रहती है, समझे। ये चीज़ें हैं। अब ये हैं यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स ऑफ कल्चर की अगर बात करो, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। अब यहाँ समझिएगा, है ना, कल्चर का स्ट्रक्चर कुछ एसेंशियल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे सिंबल्स, क्या है, सिंबल्स, लैंग्वेज, वैल्यूज, ठीक है, नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म्स या फिर बिलीफ सिस्टम, ठीक है, रिचुअल्स, समझे कि नहीं, आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, ये सारी चीज़ जो है कल्चर के एसेंशियल पार्ट्स हैं, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, कल्चर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो है सिंबल्स हो गया या फिर लैंग्वेज हो गया या फिर वैल्यूज हो गया या फिर नॉर्म्स हो गया या फिर बिलीफ्स हो गया या रिचुअल्स या आर्टिफैक्ट्स, ये जितने भी चीज़ दिख रहा है ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर का क्या है, एक पार्ट, एसेंशियल पार्ट है, क्या है, एसेंशियल पार्ट है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर कल्चरल प्रोसेस और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को हम देखते हैं। कल्चरल प्रोसेस क्या है, कल्चरल प्रोसेस, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट, कल्चरल प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ समझिएगा, एक होता है इनकल्चरेशन, आपने नाम भी सुना होगा, इनकल्चरेशन, क्या है, इनकल्चरेशन, ठीक है। अब देखिए इनकल्चरेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे बच्चे अपना कल्चर सीखते हैं, क्या है, जिससे अपना बच्चे है ना कल्चर सीखते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इनकल्चरेशन। मतलब समझे कि नहीं, मतलब जैसे मान के चलिए आपके यहाँ एक बच्चे हैं, ठीक है, और वो बच्चे जो है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट से या अपने रहन सहन के स्टाइल से जिस तरीके से वो बच्चा सीखता है, ठीक है, यही प्रोसेस जो है इनकल्चरेशन है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है ना जिससे बच्चा अपना कल्चर सीखता है, ठीक है, उसको हम इनकल्चरेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि घर में पेरेंट्स बच्चों को प्लीज़ और थैंक यू बोलना सिखाता है, ठीक है, तो यह उनकी कल्चरल कंडीशनिंग होती है। क्या होती है, कल्चरल कंडीशनिंग, ठीक है, मतलब उस कल्चर में कल्चरल कंडीशनिंग, समझे कि नहीं, कल्चरल कंडीशनिंग, ठीक है। तो यही चीज़ है इनकल्चरेशन होता है, ठीक है। अब दूसरी बात है एकू अकल्चरेशन, अकल्चरेशन। अब देखिए अकल्चरेशन का मतलब हो गया दो अलग अलग कल्चर्स का कांटेक्ट के बाद जो चेंज होते हैं। मतलब यहाँ पर दो या और मोर भी हो सकते हैं, है ना, टू और मोर कल्चर जब एक कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो एक न्यू फॉर्म्स बन जाता है, न्यू फॉर्म्स बन जाता है, ठीक है, उसी को अकल्चरेशन कहते हैं, ठीक है, उसी को अकल्चरेशन कहते हैं। जैसे अमेरिकन फूड होता है, ठीक है, और इंडियन
का अपना फूड होता है, ठीक है। जब क्या होता है कि इंडियन अब्रॉड जो है मतलब मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो फूड का बनाने का जो शुरू है वो एक अलग लेवल का मिक्स हो जाता है, मतलब जिसमें अमेरिकन है ना वो भी होता है और इंडियन भी मिक्स होता है। एक तरह की एक तीसरा जो बन गया थर्ड, ठीक है, उसी को हम कहते हैं अकल्चरेशन, ठीक है। एक चीज़ और है जिसके अंदर हम देखते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। क्या है? कल्चरल डिफ्यूजन। अब इस चीज़ को समझिएगा, जो कल्चरल डिफ्यूजन है, ठीक है, तो कल्चर का एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड होना। मतलब जैसे मान के चलिए एक कल्चर है, कल्चर जो है एक जगह से जब दूसरे जगह क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। जब कल्चर एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। क्या कहेंगे? कल्चरल डिफ्यूजन। क्लियर है? ये चीज़ है कल्चरल डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम, जैसे मान के चलिए हमारे देश का योगा का ग्लोबल पॉपुलैरिटी होना, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है। इंडिया से सब दुनिया में लोग इसको अपनाने लग गया है, तो ये जो है ना स्प्रेड हुआ है ना, क्या हुआ है? स्प्रेड हुआ है। हेल्थ के यूज के पर्पस से काफ़ी जगहों पे अलग डिफरेंट कंट्री जो है इसको फॉलो करने लग गया है। इसको हम कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। क्या कहेंगे? कल्चरल डिफ्यूजन। क्लियर है? एक आता है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन, कल्चरल ट्रांसमिशन। अब देखिए कल्चरल ट्रांसमिशन जो है, कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना, ये कल्चरल ट्रांसमिशन है। क्या है? कल्चरल ट्रांसमिशन है। मतलब कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब हो गया जो कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन, ठीक है। जैसे एक पेरेंट्स बच्चों को, टीचर स्टूडेंट्स को और एल्डर यूथ को अपना कल्चर सिखाता है। क्यों? क्योंकि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जो है उसको ट्रांसफ़र करना है। तो इसी कल्चर को कहते हैं, मतलब यही जो है ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर है, उसी को हम कल्चरल ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? कल्चरल ट्रांसमिशन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है तो बता दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर एंड कल्चरल वेरिएशन। टाइप्स ऑफ कल्चर, ठीक है, टाइप्स ऑफ कल्चर एंड कल्चरल वेरिएशन। टाइप्स ऑफ कल्चर एंड कल्चरल वेरिएशन एंड कल्चरल वेरिएशन, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कल्चर एंड कल्चरल वेरिएशन, इसके अंदर जैसे सब कल्चर्स वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट कल्चर, काउंटर कल्चर, ऐसा, ठीक है। यानी कि एक होता है सब कल्चर, ठीक है, और दूसरा है काउंटर कल्चर, ठीक है। सब कल्चर और काउंटर कल्चर। तो देखिए सब कल्चर और काउंटर कल्चर, जो जैसे सब कल्चर है तो डोमिनेंट कल्चर के विद इन एक सबसेट ग्रुप जो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, गेमर्स, ठीक है, इस टाइप से। ये है सब कल्चर्स, यानी कि डोमिनेंट कल्चर के विद इन जो अलग अलग सबसेट होता है, ठीक है, उसको हम सब कल्चर कहेंगे। और काउंटर कल्चर में जो डोमिनेंट कल्चर से अलग है ना, समटाइम अपोज भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप 1960 में देख सकते हैं हिप्पी एक कल्चर है, ठीक है ना। तो ये है आपका काउंटर कल्चर। तो काउंटर कल्चर का मतलब हो गया कि वो कल्चर से अलग है लेकिन क्या करता है? काउंटर करता है, नाम से ही पता चल रहा है ना, ठीक है। क्या करता है? अपोज करता है। तो जब अपोज करता है या अपोजिशन टाइप से हो तो उसको हम कहेंगे काउंटर कल्चर, ठीक है। क्या कहेंगे? काउंटर कल्चर। अब एक वर्ड आता है इथनोसेंट्रिसिज्म।
सेंट्रिसिज्म, इथनो सेंट्रिसिज्म, इथनोसेंट्रिसिज्म, ठीक है। अपनी कल्चर को सुपेरियर समझना और दूसरे कल्चर को जज करना या इन्फेरियर समझना, ठीक है, ये है इथनोसेंट्रिसिज्म। क्या है? इथनोसेंट्रिसिज्म, मतलब अपने कल्चर को बड़ा कहना और बाकी कल्चर को छोटा समझना, दैट इज कॉल्ड इथनोसेंट्रिसिज्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, चाइना में फूड बाइंडिंग को सिर्फ वियर्ड कहना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहता कि नहीं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखो इसको, ठीक है। ये चीज़ है, कहने का मतलब यही है, अपनी कल्चर को सुपेरियर जब समझते हैं, इसी को कहते हैं इथनोसेंट्रिसिज्म। अब एक आता है कल्चरल रिलेटिविज्म। क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए जरा, कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। यहाँ पर जो है, हर कल्चर अपनी कंटेक्स्ट में समझना चाहिए बिना बायस के, ये है कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, सऊदी अरबिया में विमेन के ड्रेसिंग रूल्स, हम अगर वहाँ रहते हैं तो उनके कल्चर को उसी कंटेक्स्ट में रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म से। क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म से। अब एक आता है सोशल इंस्टीट्यूशन और कल्चर, तो फैमिली एंड किनशिप इसके अंदर है। फैमिली अलग अलग सोसाइटी में किस तरह होती है, ये समझना ज़रूरी है। यहाँ न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे होते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। और जॉइंट फैमिली उनको कहेंगे जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स सब साथ रहते हैं, उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। अब किनशिप टर्म्स जो है काफ़ी क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किनशिप टर्म्स भी वेरी करता है, क्या कहते हैं, पैटर्नल वर्सेस मैटरनल अंकल, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, समझें। अब जो है मैरिज प्रैक्टिस की बात करेंगे, ठीक है। मैरिज प्रैक्टिस, मैरिज प्रैक्टिस, ठीक है। मैरिज प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है, कल्चर में मैरिज का बहुत रोल है, ठीक है। यहाँ पर टाइप्स, मोनोगेमी, पॉलीगेमी, ठीक है, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री, ये सारी चीज़ समझना जरूरी है। अब देखिए, ये टाइप्स हो गया मैरिज प्रैक्टिस का, कि मोनोगेमी हो सकता है, पॉलीगेमी हो सकता है, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी हो सकते हैं, पॉलीएंड्री हो सकते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स एक्सोगेमी मतलब क्या हो गया? एक्सोगेमी का मतलब हो गया आउटसाइड ग्रुप मैरिज जब करते हैं, ठीक है, तो उसको एक्सोगेमी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? एक्सोगेमी, ठीक है। दूसरा है इंडोगेमी, जब विद इन ग्रुप करते हैं तो इंडोगेमी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया में अरेंज मैरिज और कास्ट बेस्ड मैरिज नॉर्म्स है, एक कल्चरल रूल है। क्या है? एक कल्चरल रूल है। अब यहाँ पर देखिए, रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम, ठीक है, रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम, रिलीजन कल्चर्स का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। रिचुअल, टाबूज, प्रेयर्स, फेस्टिवल्स, जो लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं वो देखते हैं रिलीजन का डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, फेस्टिवल्स का क्या मीनिंग है, सिंबल्स का क्या रोल होता है, ये सारे चीज़ें। अब देखिए, यहाँ रिसर्च मेथड है ना, एंड अप्लाइड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ देखिए, इथनोग्राफी आपने सुना होगा, तो फील्ड वर्क का एक प्रोसेस जिसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक कम्युनिटी में लॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है, रहता है,
और उसमें वहाँ वो पार्टिसिपेंट करता है। पार्टिसिपेंट के थ्रू जो है वो बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मेलिनोविस्की ने ट्रोब्रियांड आइलैंड्स के साथ जो है 2 साल रहते हुए उनकी डेली लाइफ ऑब्जर्व किया और एक है ना भूमिका बड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखता है, ठीक है। ये है। अब देखिए यहाँ जो है इथनोसेंट्रिक बायस वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करेंगे तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है अपने बायस को मिनिमाइज करना और एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। क्या एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे इथनोसेंट्रिक बायस वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं कि जो अप्लाइड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, तो ये जो है पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हेल्थ कैंपेन्स में कल्चर को समझा जाता है, ठीक है। एड्स अवेयरनेस कैंपेन्स में कल्चर के हिसाब से मैसेज क्रिएट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मैसेज क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए केस स्टडी और एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। जैसे राजस्थानी पधारो फोक फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो सिंबल्स है जो घाघरा चोली है, टर्बन्स ट्रेडिशनल आर्ट्स है, रिचुअल्स कलबेलिया डांस ड्यूरिंग ऑस्पिशियस ओकेजन्स। वैल्यू यही है हॉस्पिटैलिटी। पधारो मीनिंग कम इन, ठीक है, मतलब जो पधारो का मतलब होता है वो आने के सेंस में होता है, कम इन के सेंस में होता है। इस फेस्टिवल में कल्चर का फुल मैपिंग होता है, ठीक है। अटायर, म्यूजिक, डांस, फूड सब कल्चर बताता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस स्टडी अर्बन यूथ सब कल्चर हिप हॉप इन दिल्ली। जैसे इसका लैंग्वेज की बात करें तो स्ट्रीट हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स आर्टिफ्स की बात करें रैपिंग गैरिफिटी आर्ट ये सब। वैल्यूज़ की बात करें तो सेल्फ एक्सप्रेशन रेसिस्टेंस टू मेन स्ट्रीम कल्चर। ये कल्चरल स्टडी डाइवर्सिफाई करता है और यूथ आइडेंटिटी को क्या करता है? समझाता है, ठीक है। यूथ आइडेंटिटी को समझाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कंसेप्ट हमने समझा चुके हैं, जैसे कल्चर तो शेयर्ड लर्न सिंबल सिस्टम ये सब चीज़ें। इनकल्चरेशन बच्चों को कल्चर सीखना। एक कल्चरेशन है ना, 2 कल्चर्स का मिक्स हो जाता है जब कहते हैं अकल्चरेशन। कल्चरल डिफ्यूजन कल्चर का स्प्रेड होना, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म अपनी कल्चर को सुपेरियर समझना, ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म हर कल्चर को कॉन्टेक्स्ट से समझो, ठीक है। ये सब चीज़ें। फिर कल्चर काउंटर कल्चर ग्रुप स्पेसिफिक कल्चर जो ये होता है, ठीक है। फिर किनशिप मैरिज सोशल स्ट्रक्चर विद इन कल्चर, रिलीजन बिलीव्स और रिचुअल्स के साथ लाइफ स्ट्रक्चर। फिर इथनोग्राफी कम्युनिटी फील्ड वर्क ये सब चीज़ें। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी रियल वर्ल्ड कल्चरल रिसर्च। क्या है? रियल वर्ल्ड कल्चरल रिसर्च जो होता है ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ जो है कुछ चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा, जैसे हाउ टू स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप से। जैसे डेफिनेशन ऑफ कल्चर इसको जो है अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करना है। विद इट्स फीचर डिस्कस कल्चरल प्रोसेस, जैसे इनकल्चरेशन डिफ्यूजन ये सब चीज़ें। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कल्चर सब। फिर काउंटर कल्चर हाईलाइट सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली मैरिज रिलीजन। डिस्क्राइब रिसर्च मेथड इथनोग्राफी। फिर प्रोवाइड करना शॉर्ट केस स्टडी, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना होगा, ठीक है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी गिव्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डाइवर्सिटी। तो ये चीज़ें हैं, इसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है?